जय हिंद। आज के इस वीडियो में सेलों के समूहन के बारे में जानेंगे। सेलों का समूहन जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तब उसे सेलों का समूहन कहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेल को एक साथ जोड़ा गया है, इधर भी 4 सेल को एक साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों को जोड़ने का तरीका अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग विधि से जोड़ा गया है। इस सेल में देख सकते हैं आप कि सभी सेल के धन ध्रुव को यानी प्लस को प्लस से, प्लस को प्लस से जोड़कर एक तार निकाल लिया गया है, और इसके माइनस को माइनस से, माइनस को माइनस से, यानी सभी सेल के माइनस को एक तार से जोड़कर निकाल लिया गया है। तो इस प्रकार का जो समूहन होगा उसे हम लोग समांतर क्रम समूहन कहते हैं। और इस प्रकार का जो समूहन है इसमें क्या है, देखिए पहला सेल है और ये दूसरा सेल, ये तीसरा और ये चौथा सेल है। अब यहाँ देखिए आपके पहले सेल के प्लस यहाँ पर होगा, प्लस है, और दूसरा सेल का क्या है यहाँ पर माइनस, यानी पहले का प्लस दूसरे का माइनस। अब ये दूसरे सेल का देख सकते हैं आप, दूसरे सेल का प्लस को तीसरे के किससे जोड़ा गया, माइनस से, फिर तीसरे सेल के प्लस को किससे जोड़ा गया, चौथे के माइनस से। तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो इससे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि सेलों का समूहन क्यों आवश्यकता पड़ा, क्यों जरूरी है सेलों का समूहन। तो जानिए, सेलों को समूहन इसलिए करते हैं, जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर आपके घर में कोई बिजली का उपकरण है जो 12 वोल्ट से चलने वाला है, मान लिया टीवी है जो 12 वोल्ट से चलता है। अब आपके घर में दो बैटरी है और दोनों 6-6 वोल्ट का है, और एक बैटरी से अगर आप चलाइएगा तो टीवी तो चालू होगा नहीं। तब आप दोनों सेल को क्या कीजिएगा, दोनों बैटरी को एक साथ सीरीज कर दीजिएगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। तब 6 वोल्ट और 6 वोल्ट 12 वोल्ट हो जाएंगे। अब दोनों बैटरी से, दोनों सेल से आपका टीवी चलने लगेगा। यानी जब वोल्टेज को बढ़ाना होता है तब 2 या 2 से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ देते हैं। हाँ, श्रेणी क्रम समूहन में अगर इस प्रकार से सेल को जोड़िएगा तभी वोल्टेज बढ़ेगा। यानी 12 वोल्ट आपको करना है तो 6 वोल्ट और 6 वोल्ट को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यानी एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वोल्टेज बढ़ेगा। यानी समांतर क्रम में जब इस तरह से जोड़िएगा तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता सेलों को तो वोल्टेज वही रहेगा जो एक सेल का था, यानी 1.5 वोल्ट था, तो दूसरे इससे जो निकलेगा वोल्टेज वो भी 1.5 वोल्ट ही रहेगा। हाँ, सिर्फ इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी करंट जो है बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने का मतलब हुआ कि जो आधा घंटा चलता उपकरण इससे अब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा चलेगा, यानी इससे क्षमता बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा देर तक पावर देगा, लेकिन वोल्टेज वही रहेगा 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट। और इसमें क्या है, इस प्रकार से अगर सेलों को जोड़िएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा इसका, लेकिन विद्युत धारा का मान वही रहेगा जो एक सेल का था। यानी अगर एक सेल 10 मिनट तक चलता है तो सभी सेल को जोड़ने पर भी 10 मिनट ही चलेगा, बशर्ते सिर्फ सबका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये था सेलों का समूहन। 2 प्रकार से होता है, समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन। सेलों का वैसा समूहन जिसमें सभी सेल के धन ध्रुव को एक साथ एक तार से और ऋण ध्रुव को एक साथ दूसरे तार से जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम लोग समांतर क्रम समूहन कहते हैं। समांतर क्रम समूहन में वोल्टेज के मान वही रहता है, लेकिन विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम समूहन सेलों का वैसा समूहन जिसमें एक सेल के धन ध्रुव को दूसरे के ऋण से, फिर दूसरे के धन को तीसरे के ऋण से जोड़ा जाता है, तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसमें वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, लेकिन विद्युत धारा का मान वही रहता है। अब हम सेलों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके पहले के वीडियो में प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। अब जानते हैं सेलों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ में हमने n सेल को जोड़ दिया है। माना कि विद्युत परिपथ में n सेल, n यानी अनगिनत सेल को जोड़ दिया गया है, और इसमें प्रत्येक सेल यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इस विद्युत परिपथ में जो बाहर में जो प्रतिरोध होता है उसे हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर दो प्रकार का प्रतिरोध परिपथ में उत्पन्न हो रहा है। पहला तो सेल के अंदर में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा और दूसरा चालक तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा। तो इस प्रकार से इस विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना हुआ? जी हाँ, टोटल प्रतिरोध को हम RT से सूचित कर सकते हैं। T माने टोटल, R माने रेजिस्टेंस, यानी कुल प्रतिरोध जो है R यानी कि जितना सेल होगा उतना ही आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो हमने N सेल मान लिया है। कितना सेल? N। अगर 2 सेल होता तो 2R होता, 3 सेल होता तो 3R, उसी तरह से अगर 4 सेल होता तो 4R प्रतिरोध होता। लेकिन अगर N सेल है तो NR प्रतिरोध होगा। इसीलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR और प्लस बाह्य प्रतिरोध हो गया कैपिटल R। तो इस परिपथ में कुल प्रतिरोध NR प्लस R उत्पन्न हो रहा है। तो कुल प्रतिरोध तो आप निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं कुल विद्युत वाहक बल। तो प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल को हमने E माना है, कैपिटल E। विद्युत वाहक बल को किससे सूचित करते हैं? E से। तो जब विद्युत वाहक बल हर सेल का E है और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो जब श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा परिपथ में, वो प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होगा। तो कितना सेल है इसमें? N सेल है, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? NE होगा। अगर एक ही सेल रहता तो विद्युत वाहक बल E होता, 2 सेल होता तो 2E, 3 सेल होता तो 3E, 4 सेल होता तो 4E। उसी तरह से कितना सेल है? N सेल है तो NE होगा। E क्या है? विद्युत वाहक बल, यानी बैटरी के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करने का बल यानी वोल्टेज। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ देख चुके हैं कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध NR प्लस R उत्पन्न हो रहा है और सेल द्वारा कुल विद्युत वाहक बल NE उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे चीज़ को लिख दिया गया यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर उतार सकते हैं। अब देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम के नियम से हम लोग एक सूत्र ज्ञात किए थे, V बराबर IR। V बराबर IR, ये ओम के नियम से प्राप्त हुआ था। अब इससे हम I निकाल लेते हैं। अगर I निकालना चाहते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। इसी सूत्र से R इधर चला जाएगा बटा में, I बराबर V बटा R। I का मान हमें निकालना है और V यानी विभवांतर, विभवांतर यानी वोल्टेज। तो यहाँ पर सेल है और सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात जो विभवांतर V है उसके जगह पर विद्युत वाहक बल होगा। यानी दोनों लगभग एक ही चीज़ होता, थोड़ा सा अंतर है कि जब परिपथ बंद हो यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब धारा प्रवाहित होने लगता है तब विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो विभवांतर V है वो विद्युत वाहक बल का काम करेगा। तो आपको पता है विद्युत वाहक बल इस प्रतिरोध में इस परिपथ में कितना उत्पन्न हो रहा है? अभी आप लोगों को बताया गया था, परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल NE है। NE यानी V के जगह पर हो जाएगा NE। V यानी विभवांतर, और इस परिपथ में जो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल टोटल है NE और R यानी प्रतिरोध, और टोटल प्रतिरोध आपको पहले में बता चुके हैं NR प्लस R उत्पन्न होगा। इस पूरे परिपथ यानी इस पूरे चालक तार में कुल प्रतिरोध NR प्लस R उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल NE उत्पन्न हो रहा है। तो I बराबर हो गया NE बटा NR प्लस R। अब इसमें 2 स्थिति बनता है, यानी 2 केस होता है यहाँ पर। पहला केस में ये होता है कि यदि इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के अंदर जो विद्युत धारा रोकने का गुण है वो अगर शून्य हो, नगण्य होने बहुत कम हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर बहुत कम हो तो स्मॉल r का मान 0 होगा, और जब 0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बचेगा NE बटा R। यानी पहला स्थिति में आप देख सकते हैं, स्थिति 1 में
यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, तब ये जो I का मान होगा वो कितना हो जाएगा, NE बटा ऊपर वाला तो सेम रहेगा और यहाँ R के यहाँ पर 0 रख देगा क्योंकि नगण्य है इसका मान, तो सिर्फ कैपिटल R बचेगा। तो ये आपका हो गया I बराबर NE बटा कैपिटल R। अब अगर स्थिति 2 बनता है, यदि बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, तब क्या होगा, विद्युत धारा I का जो मान है ऊपर NE ही रहेगा और नीचे कैपिटल R के यहाँ पर 0 रखाएगा। देखिए जब कैपिटल R 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ NR। ये हो गया आपका दूसरा स्थिति के लिए व्यंजक। अब हम जानेंगे सेलों के समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये सेलों के समांतर क्रम समूहन है, अर्थात इसमें प्रत्येक सेल को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। मान लेते हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, कैपिटल E, और उन सेलों में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्मॉल r है और इस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। अब इसमें कुल प्रतिरोध कितना होगा, इस पूरे परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध के लिए सभी आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ देंगे और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे। तो निकालते हैं सबसे पहले हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग। कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए RT यानी टोटल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कुल निकालने के लिए सभी प्रतिरोधकों को जोड़ देंगे। तो पहला है इसमें 1/R, फिर 1/R, यानी प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो R ही था, इसलिए 1/R। 1 क्यों, क्योंकि आपको पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है समानांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक। तो उसमें जो प्रतिरोध होता है समानांतर क्रम समूहन के लिए वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 यानी बटा में होता है प्रतिरोध, इसीलिए यहाँ पर हो गया 1/R + 1/R डॉट डॉट कहाँ तक, N तक, यानी N सेल होगा। मान लेते हैं N सेल है तो N तक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं जब इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अगर 2 रहता यहाँ पर, मान लिया जाए 2 ही सेल रहता तो 2 × 1/R हो जाता, 3 रहता तो 3 × 1/R हो जाता, लेकिन N सेल है तो N × 1/R होगा, यानी पूरा प्रतिरोधक को हम जोड़ देंगे तो यहाँ मान होगा N × 1/R, क्योंकि कितना सेल है, कितना तक जा रहा है, ये N तक जा रहा है, इसलिए सभी को अगर जोड़िएगा तो प्राप्त होगा N × 1/R, क्योंकि सब तो N 1/R ही है, सब समान है, इसलिए A को लिख देते हैं सबके बदले, और कितना तक है, N तक है, इसलिए N से गुना कर देते हैं। तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो गया N/R, लेकिन ये 1/RT है तो इसको उलट देंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो RT ऊपर चला जाएगा, तो इस तरफ वाला भी उलट जाएगा, R ऊपर और N नीचे, तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो गया R/N। यहाँ ध्यान दे दीजिए आप लोग, R ऊपर चला गया है, N नीचे, क्योंकि इधर पलटाया है, एक नीचे और RT ऊपर, तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध आपका हो गया R/N। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल चुका है, अब कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दीजिए। आंतरिक प्रतिरोध कितना आया है, R/N, और बाह्य प्रतिरोध कितना था, बाह्य प्रतिरोध एक ही वो है, सिर्फ कैपिटल R। कुल प्रतिरोध हो गया। कुल विद्युत वाहक बल अब ज्ञात करते हैं, सेल का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो जब सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ध्यान दीजिए समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा
वो किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, सभी के नहीं, सिर्फ एक के। यानी इधर से लाइन इसमें प्रवाहित हो रहा है, इसमें लाइन बट रहा है, इधर अलग अलग हो रहा, इसलिए किसी एक परिपथ का है, इसमें चाहे इसमें किसी का भी ले लीजिए, तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E था, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल भी E ही होगा। श्रेणी क्रम में NE था क्योंकि उसमें जोड़ा गया था अलग विधि से और इसमें अलग विधि से जोड़ा गया है, इसलिए टोटल विद्युत वाहक बल E ही होगा। तो यहाँ लिख दिया गया है कुल विद्युत वाहक बल बराबर किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल जो कैपिटल E है। अब ओम के नियम से हम लोग देखते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम में V बराबर I इंटू R होता है। इससे हम I निकाल लेंगे क्योंकि सेल है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, I बराबर V बटा R हो जाएगा। अब आप सबका मान रख दीजिए, V यानी विभवांतर, आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो सेल का विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, इसलिए विभवांतर V के जगह पर आप विद्युत वाहक बल रखिए और विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो यहाँ I बराबर V के यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E, और R यानी प्रतिरोध, और टोटल प्रतिरोध कितना है, यहाँ देख सकते हैं आप, टोटल प्रतिरोध है R बटा N और प्लस कैपिटल R। ये R मतलब प्रतिरोध ओम के नियम से, और प्रतिरोध टोटल यहाँ कितना है, R बटा N प्लस कैपिटल R। अब आगे इसको हल कर सकते हैं आप, इसे भिन्न का जोड़ करके। देख लीजिए I बराबर ऊपर तो E रहेगा और नीचे जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा R प्लस कैपिटल R और बटा N। अब इसको N को ऊपर ले जाइएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर NE बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये समानांतर क्रम समूहन के लिए, सेलों के समानांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इसमें भी दो स्थिति बनता है। पहला स्थिति, अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो यानी शून्य हो तो स्मॉल r का मान 0 होगा, और जब 0 रखिएगा तो I बराबर NE बटा कैपिटल R हो जाएगा। दूसरा स्थिति बनता है कि बाह्य प्रतिरोध यानी चालक तार में बाहर में जो प्रतिरोध है वो 0 है, नगण्य है, तो जब ये 0 रखिएगा तो हो जाएगा I बराबर NE बटा स्मॉल r। दो स्थिति बनता है, आप दोनों स्थिति को लिख सकते हैं। पहला स्थिति में लिखिएगा, यदि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तो स्मॉल r का मान 0 होगा, तब I बराबर NE बटा कैपिटल R। और दूसरा में लिखिएगा स्थिति में कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो यानी कैपिटल R का मान 0 हो, तब I बराबर NE बटा स्मॉल r।